औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है फ़िज़िकल थेरेपिस्ट एज अ पेशेंट और क्लाइंट मैनेजर। सब्जेक्ट हमारा प्रोफेशनल प्रैक्टिस डिप्टी 9th। तो फ़िज़िकल थेरेपिस्ट कैसे मतलब एक क्लाइंट और पेशेंट की मैनेजर के तौर पर वो काम करता है, मतलब किस तरह से वो पेशेंट को मैनेज करता है। तो हम पेशेंट मैनेजमेंट मॉडल भी पढ़ चुके हैं कि वो जब पेशेंट आता है तो उसको किस तरह से एग्ज़ामिन करते हैं, एवेलुएट करना, उसका डायग्नोसिस बनाना, प्रोग्नोसिस और प्लान ऑफ केयर, ये सब उसकी मैनेजमेंट में आता है कि सिर्फ उसको डायग्नोस करना नहीं होता बल्कि फिर प्रोग्नोसिस और उसका प्लान ऑफ केयर, उसको इंटरवेंशन देना, ये सब कुछ चीज़ें उसकी मैनेजमेंट में आ रही होती हैं। तो हम ये सब चीज़ें देखेंगे। उन्होंने कुछ कंटेंट्स टाइप चीज़ें बताई हैं कि हमें नॉलेज चाहिए, स्किल होनी चाहिए, तभी हम इवैल्यूएट कर सकते हैं। नॉलेज और स्किल्स के बगैर हम इवैल्यूएशन, डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस ये सब चीज़ें नहीं कर पाते, डिस्चार्ज प्लानिंग भी। फिर रेफरल रिलेशनशिप विद द फिजिशियंस, अगर आपको किसी के साथ किसी को रेफ़र करना पड़ जाए या कोई आपके पास रेफ़र करे तो ये रेफरल रिलेशनशिप्स होने चाहिए आपके फिजिशियंस के साथ, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस इन द टूल्स अवेलेबल फॉर द एग्जामिनेशन इन द इंटरवेंशन, कुछ टूल्स हैं उनके अंदर कुछ एडवांसमेंट आ गई है, ठीक है, जो कि एग्जामिनेशन और इंटरवेंशन के लिए यूज़ होते हैं। तो कुछ चेंजेस आई हैं। इसी तरह इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स विद पेशेंट्स एंड क्लाइंट्स, यानी पेशेंट सेंटर्ड केयर होनी चाहिए कि हम जैसे उसकी गोल ओरिएंटेड कि पेशेंट क्या चाह रहा है, वो कितनी जल्दी ठीक होना चाह रहा है, उसके गोल्स क्या हैं, तो उस हिसाब से आपने पेशेंट की वैल्यूज़ को और उसकी डिज़ायर्स को आपने पूरा करना है कि वो जो ट्रीटमेंट रिलेटेड होंगी। ठीक है जी, हम टॉपिक पे आते हैं जी। पेशेंट मैनेजमेंट मॉडल, इसके अंदर ये 5 कंपोनेंट्स हैं इसके: एग्जामिनेशन करना, इवैल्यूएट करना, प्रोग्नोसिस, डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस एंड द प्लान ऑफ केयर, पीओसी और इंटरवेंशंस वगैरह देना। सबसे पहले हम एग्जामिनेशन में देखेंगे और याद करेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, ठीक है। दे आर द 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ द कम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन। 3 एलिमेंट्स होते हैं किसी भी बंदे को एग्जामिन करना है, तो हम उसकी हिस्ट्री लेते हैं, तो पेशेंट्स हिस्ट्री, हेल्थ हिस्ट्री, ये 3 कंपोनेंट्स पता होने चाहिए। रेलेवेंट सिस्टम्स रिव्यू, उसके सिस्टम्स का रिव्यू लेते हैं कि उसके सिस्टम्स ठीक काम कर रहे हैं, और मेनली हम कौन से सिस्टम्स देख रहे होते हैं, कार्डियोवास्कुलर, ठीक है, उसका दिल, उसका हार्ट रेट ठीक है या नहीं ठीक है, उसके पल्मोनरी सिस्टम देखते हैं, और फिर हम उसका जीआई सिस्टम वगैरह बाद में देख रहे होते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें देखते हैं। फिर स्पेसिफिक टेस्ट एंड मेजर्स, कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, ठीक है, वो भी हम परफॉर्म करते हैं ताकि हमें पता चले कि इसको कौन सी बीमारी है, कौन सी प्रॉब्लम इसकी है, ठीक है। फिर हिस्ट्री के अंदर कुछ चीज़ें हम देख लेंगे कि हमने एक दो कौन सी चीज़ है जो कि हमने माइंड में रखनी है। फिर सिस्टम रिव्यू देख लेंगे। तो हिस्ट्री के अंदर लिखा हुआ है जी, ओवरव्यू ऑफ द करंट एंड द पास्ट इंफॉर्मेशन, बोथ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव का मतलब यही होता है कि जो पेशेंट खुद बता रहा है, और ऑब्जेक्टिव जो हम मुझसे पूछते हैं जी आपको क्या मसला है, ठीक है। कुछ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स भी होती है ना, वो सब्जेक्टिव मतलब बंदा खुद बताता है। तो हम उसकी करंट भी देखेंगे हिस्ट्री में, उसकी करंट प्रॉब्लम्स भी आ रही होती है, तो उसकी पास्ट भी देख लेंगे, ठीक है। अबाउट द पेशेंट्स प्रेजेंट कंडीशन, फिर जनरल हेल्थ स्टेटस हम उसका देखते हैं कि उसको और कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई रिस्क फैक्टर्स तो नहीं, जैसे कि उसको हाइपरटेंशन तो नहीं, कि उसको कोई और हार्ट प्रॉब्लम हो जाए या कुछ, तो उसके रिस्क फैक्टर्स देखते हैं। और को एग्जिस्टिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स के अभी तो वो आपके पास फॉर एग्जांपल डायरिया के साथ आया है, या फिर चले मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम, फ्रोजन शोल्डर के साथ आया, तो क्या उसको कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, मस्कुलोस्केलेटल या न्यूरोमस्कुलर, तो हमने उसकी बाकी प्रॉब्लम्स भी देखती हैं, हिस्ट्री सारी देखनी होती है। वाई द पेशेंट हैज सॉट फिजिकल थेरेपी सर्विसेज, और वो क्यों आया है आपके पास फिजिकल थेरेपी सर्विसेज कराने। तो हिस्ट्री में हमने क्या देखा, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों लिहाज से हमने उससे इंफॉर्मेशन पूछ ली, और उसके ना कुछ रिस्क फैक्टर्स देख लिए, और देखा कि उसको कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, और वो क्यों आपके पास आया है। अब वो बता रहे हैं कि हिस्ट्री के लिए आपको इंफॉर्मेशन के सोर्सेज क्या हो सकते हैं, तो वो क्वेश्चनेयर हो सकता है, ठीक है, और सेल्फ़ रिपोर्ट, हेल्थ हिस्ट्री क्वेश्चनेयर्स होते हैं। सेल्फ़ रिपोर्ट ये है कि ऐसे क्वेश्चनेयर्स जिसमें आप खुद ही कुछ टिक मार्क कर दो, तो ये प्रॉब्लम है नहीं है, तो वो सेल्फ़ रिपोर्ट आपका अब दे देते हो। या तो इंटरव्यू पेशेंट से लिया जा सकता है, पेशेंट की फैमिली से, या किसी और सिग्निफिकेंट इंडिविजुअल से जो कि पेशेंट की केयर के अंदर इन्वॉल्व है, तो हम इंटरव्यू ले सकते हैं, क्वेश्चनेयर फिल करवा सकते हैं, कोई मेडिकल रिकॉर्ड देख सकते हैं, ठीक है, रिकॉर्ड भी कहते हैं इसको। तो हम ये सब चीज़ें देख लेते हैं। और फिर रिपोर्ट्स फ्रॉम रेफरल सोर्स, फिर हम देखते हैं कि जिसने रेफ़र किया है उसने तो नहीं कुछ लिखा हुआ कि उसने भी कुछ असेस तो किया होगा ना, उसने तो नहीं कोई बीमारी लिखी हुई कि इसको ये प्रॉब्लम है, ठीक है, इसलिए मैं आपके पास भेज रहा हूँ, या कंसल्टेंट की रिपोर्ट हो कुछ, ठीक है, या हेल्थ केयर
जो टीम मेंबर्स हैं, जो नर्सेज़ वगैरह हैं, जो भी मेंबर्स हैं, वो हमें इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, ठीक है, वो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकते हैं। तो अभी हमने एग्ज़ामिनेशन पहला पॉइंट था हमारा पेशेंट मैनेजमेंट के लिए मॉडल में, ठीक है। पहला था एग्ज़ामिनेशन और एग्ज़ामिनेशन में पहला पॉइंट था हिस्ट्री। अब एग्ज़ामिनेशन का सेकंड पॉइंट सिस्टम रिव्यू है कि सिस्टम्स हमने कौन कौन से सिस्टम देखने हैं। उसने हमें बताया ब्रीफ बट रेलेवेंट स्क्रीनिंग ऑफ द बॉडी सिस्टम्स, ठीक है। इसमें हम बहुत ही ब्रीफ लेकिन रेलेवेंट स्क्रीनिंग कर रहे होते हैं। इसको हम सिस्टमिक या सिस्टम रिव्यू कहते हैं। और मोर रेलेवेंट सिस्टम कौन से होते हैं जी, एक फ़िज़िकल थेरेपिस्ट जिन पे फोकस कर रहा होता है, यही कार्डियोवास्कुलर, पल्मोनरी। फिर उसके साथ साथ इंटेगुमेंट्री हमने देखना है, इसको कोई स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं, कोई ब्लिस्टर्स तो नहीं है, ठीक है। हीटिंग पैड अगर आपने लगाना है या कोई टेंस मशीन लगानी है तो आपने इंटेगुमेंट्री सिस्टम भी तो देखना होता है ना, ये सेंसिटिव तो नहीं, रैशेस तो नहीं हो जाते इसको। फिर कोई इसको एमएसके प्रॉब्लम तो नहीं है, न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये सब हार्ट, लंग्स और फिर एमएसके प्रॉब्लम होना और न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम होना, ये सब चीज़ें देखनी है इंटेगुमेंट्री। फिर जीआई प्रॉब्लम है इसको तो नहीं है, कोई स्टमक अल्सर तो नहीं है कोई, ठीक है, कोई डाइजेशन प्रॉब्लम तो नहीं इस पेशेंट को, ये हमने देख लिया। फिर जेनिटो यूरिनरी, ठीक है, जीयू जेनिटो यूरिनरी हमने देखने होते हैं, मे बी रेलेवेंट एंड नंबर ऑफ द हेल्थ रिलेटेड रिस्क फैक्टर्स। अगेन यही कि इसको कोई रिस्क फैक्टर तो नहीं है, कोई ऐसी इन्वायरमेंट में तो नहीं है कि इसको कोई रिस्क फैक्टर हो, ठीक है, जिसमें मौजूद हो। तो सिस्टम रिव्यू में हमने सिस्टम्स देख लिया, थोड़ी सी डेफिनेशन देख ली और टेस्ट की भी छोटी सी हमारे पास स्लाइड आएगी दो। उसमें उन्होंने क्या लिखा हुआ है कि जो फ़िज़िकल थेरेपिस्ट होता है वो डिटरमाइन करता है द एस्पेक्ट्स ऑफ द फ़िज़िकल फंक्शन, कि इस बंदे का फंक्शन कैसा है, फ़िज़िकली ये फिट है कि नहीं, और उसके लिए उसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है थ्रू द यूज़ ऑफ द स्पेशल टेस्ट एंड मेजर्स। वो स्पेशल टेस्ट और मेजर करता है और उसको पता चल जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर ये 4-5 कुछ पॉइंट्स हैं, वो हम देख लेते हैं कि जो टेस्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, ठीक है। गाइडलाइंस फॉर द सिलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक टेस्ट एंड मेजर्स, जो टेस्ट होते हैं ना वो वैलिड होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, कि आपको कि मैं वाकई कोई सच्चा कोई अच्छा टेस्ट, ठीक है ना, अप्रूव्ड टेस्ट है, रिलायबल हम टेस्ट इसको अप्लाई कर रहे हैं। रिस्पॉन्सिव भी है कि वो करवाने से कुछ एप्रीहेंशन टेस्ट होते हैं हम कराते हैं, पेशेंट के फेस के ऊपर एप्रीहेंसिव साइंस आ जाते हैं कम्फर्ट डिस्कम्फर्ट के, ठीक है। तो वो रिस्पॉन्सिव होते हैं, हमें उसी में पता चल जाता है कि वाकई ये टेस्ट काम कर रहा है। तो एडमिनिस्टर टेस्ट एट द मल्टीपल लेवल, हमें मल्टीपल लेवल पर मतलब ये टेस्ट करने होते हैं। पता नहीं मल्टीपल लेवल क्या कहना चाह रहे हैं, मस्कुलोस्केलेटल या न्यूरोमस्कुलरी, जिस तरह भी वो लेवल कह रहे हैं। तो हम टेस्ट इस तरह परफॉर्म करते हैं। फिर चूज़ टेस्ट डेट प्रोवाइड द डेटा स्पेसिफिक इनफ टू सपोर्ट और रिजेक्ट द वर्किंग हाइपोथेसिस। ऐसा टेस्ट होना चाहिए कि जो आपने हाइपोथेसिस जो उनसे भी एक कहते हैं ना, एक स्टेटमेंट होती है ना, टेंटेटिव स्टेटमेंट शायद हमने इसको कहा हुआ है हाइपोथेसिस को, कि हम एक स्टेटमेंट माइंड में बना लेते हैं कि इसको ये प्रॉब्लम, अगर ऐसा हुआ, अगर इस टेस्ट का आंसर पॉजिटिव आया तो मतलब इसको ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हम कुछ टेस्ट हाइपोथेसिस बना लेते हैं। तो फिर आपने ऐसे टेस्ट परफॉर्म करने हैं जो कि या तो हाइपोथेसिस को सपोर्ट करेंगे या रिजेक्ट कर देंगे, इससे आपको डायग्नोसिस में आसानी होती है, ठीक है, ड्यूरिंग द हिस्ट्री एंड सिस्टम रिव्यूज़। तो ये आपने हाइपोथेसिस आपने बनाया होता है जब आप हिस्ट्री ले रहे होते हैं, माइंड में थोड़ी सी बातें आ जाती हैं ना, सिस्टम रिव्यू के दौरान आप देख लेते हो इसको, ये कोई प्रॉब्लम ना हो, फिर टेस्ट से प्रूव हो जाती हैं। सेलेक्ट टेस्ट एंड मेजर्स दैट हेल्प डिटरमाइन द टाइप्स ऑफ द इंटरवेंशन। तो ऐसे टेस्ट आपने मतलब परफॉर्म कराने हैं जो कि आपकी हेल्प करेंगे कि अब हमने इंटरवेंशन कौन सी चूज़ करनी है, ठीक है। तो ये सारी नॉर्मल बातें लिखी हुई हैं, वैसे ही मैंने कहा कि इसको हम एक दफ़ा साथ में पढ़ लेते हैं। टू कम्प्लीट द एग्ज़ामिनेशन इन द टाइमली मैनर, अगर आप चाहते हैं कि जो एग्ज़ामिनेशन है, अब हमने एग्ज़ामिनेशन के सारे पॉइंट्स देख लिए, हमने उसके अंदर हिस्ट्री देख ली, सिस्टम का रिव्यू देख लिया और फिर हमने उसके टेस्ट एंड मेजर्स देख लिए हैं। तो अब अगर चाहते हैं कि हम एग्ज़ामिनेशन टाइमली मैनर के अंदर ये कंप्लीट हो जाए, तो हमने बहुत एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं पूछनी दैन इज़ नेसेसरी, बल्कि वो पूछनी है जो कि ज़रूरी है, जो अगर डिसीजन लेने के लिए, ठीक है, इवैल्यूएशन और डायग्नोसिस के दौरान जो डिसीजन लेने के लिए इंफॉर्मेशन ज़रूरी होती है, बस आप वो पूछ लेंगे। और ट्रीटमेंट प्लानिंग में जो आपकी मदद करे, एक्स्ट्रा को नहीं आपने पूछनी, ठीक है। फिर फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया एग्ज़ामिनेशन, हमने कुछ पॉइंट्स देख लिए। अब इवैल्यूएशन क्या होती है। तो इवैल्यूएशन एक्चुअली जो डाटा आपने ऊपर इतना कलेक्ट किया है टेस्ट के थ्रू, आपने सिस्टम रिव्यू के थ्रू देखा ये सिस्टम ख़राब है, इसका ये ठीक है, और फिर हिस्ट्री के थ्रू जो डाटा आपको मिला। अब हमने ना कुछ फालतू डाटा भी ऑब्वियसली मिल जाता है जो आपके स्टडी रिलेटेड नहीं होता, तो अब हमने इंटरप्रिटेशन करनी होती है, इंटरप्रेट करना होता है कलेक्टेड डाटा का। तो इट्स कैरेक्टराइज्ड बाय द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कलेक्टेड डाटा। फिर आ जाता है जी द प्रोसेस इन्वॉल्व्स एनालिसिस एंड इंटीग्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू मेक ओपिनियन।
अच्छा, इसके अंदर हमने क्या होता है कि अब इवैल्यूएशन के अंदर हमने ना एनालिसिस करना होता है, ठीक है, क्योंकि अब हम इंटरप्रेट कर रहे हैं तो हम एनालिसिस कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ताकि हम अब कोई ओपिनियन बना सकें बाय द सीरीज ऑफ डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो हम एक ओपिनियन ले सकें, एक अपनी राय बना सकें, तो हमें एनालिसिस करना पड़ता है और एनालाइज करना पड़ता है, इंटीग्रेट करना पड़ता है डाटा को। ये वैल्यूएशन में 3 बातें देख ली, इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस एंड इंटीग्रेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन। फिर अब कुछ उन्होंने बातें बता दी कि वैल्यूएशन के अंदर और क्या होता है, बाय पुलिंग टुगेदर एंड सॉर्टिंग आउट द सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा फ्रॉम द एग्जामिनेशन। सारा डाटा जो आपने एग्जामिनेशन से लिया, अब हमने कुछ चीज़ें देखनी होती हैं, अब पेशेंट्स जनरल हेल्थ स्टेटस एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द करंट एंड पोटेंशियल फंक्शन। कि मतलब एक पेशेंट की जनरल हेल्थ कैसी है, ठीक है, पेशेंट का हेल्थ स्टेटस देख लिया कि वो ठीक है या उसको कोई बीमारी और तो नहीं, ये हम पता करवाते हैं। और फिर देखते हैं कि जो भी इसको बीमारी है इसके फंक्शन पर किस तरह से असरअंदाज कर रही है। हमने अब कुछ लॉजिकल बातें करनी है, कुछ हम एनालाइज कर रहे हैं, एनालिटिकल बातें हम कर रहे हैं अब, ठीक है। तो हमने कहा कि इसको कौन सी बीमारी है और इसके फंक्शन पे किस तरह असर कर रही है। फिर हमने कहा एक्विटी और क्रोनिसिटी एंड सिविरिटी ऑफ द करंट कंडीशन, मतलब एक कंडीशन कितनी पुरानी है, कितनी स्ट्रांग है या कितनी सिविरिटी है उस कंडीशन की, ठीक है। अब हमने मज़ीद मतलब हायर लेवल पर जाकर बातें कर रहे हैं कि क्रोनिक है, फिर कितनी सीवियर है। फिर हमने पूछना है द एक्सटेंट ऑफ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इम्पेयरमेंट, कि उसको किस हद तक स्ट्रक्चरल इम्पेयरमेंट हुई है, किस हद तक फंक्शनल इम्पेयरमेंट है, ठीक है। फिर बॉडी सिस्टम्स की जो कि इसकी एबिलिटीज़ पे असर कर रही है, हेल्थ स्टेटस देख लिया। फिर हमने विच इम्पेयरमेंट्स रिलेटेड टू विच एक्टिविटी लिमिटेशन, मतलब ऐसी कौन सी लिमिटेशन इसको है कि इसका ये वाली एक्टिविटी इस वजह से ख़राब हो रही है, तो एक लिंक जनरेट करना है, ठीक है, कि इसको पैराप्लेजिया है तो इस वजह से वो चल फिर नहीं पा रहा, ठीक है ना, पैरालिसिस है या जो भी, हमने एक लिंक जनरेट करना है कि कौन सी इम्पेयरमेंट से कौन से लिमिटेशंस आ रही हैं। ये सब बातें इवैल्यूएशन में देख रहे हैं। फिर हमने फ़िज़िकल डिसफंक्शन का क्या असर पड़ रहा है उसकी सोशल लाइफ पर, उसकी इमोशनल लाइफ पर, ठीक है, इमोशनली वो कितना अफेक्ट हो रहा है अपनी बीमारी की वजह से। फिर इम्पैक्ट ऑफ द फिज़िकल एनवायरनमेंट ऑन द पेशेंट्स फंक्शन, फिर इन्वायरमेंट किस तरह उसके असर पर, उसके मतलब फंक्शंस पर असर कर रही है। फिर उसका पेशेंट को किस तरह की सपोर्ट मिल रही है सोशली, वो मतलब उसको सपोर्ट मिल रही है कि नहीं, और उनका उसके करंट डिज़ायर और पोटेंशियल फंक्शन पे कितना, मतलब हमें जब सोसाइटी एक्सेप्ट करती है, सपोर्ट करती है, तो फिर हम अच्छे से फंक्शन परफॉर्म भी कर रहे होते हैं। तो उसका क्या असर पड़ रहा है उसके डिज़ायर्ड फंक्शन पे। And the decisions made during the evaluation process may also suggest that additional testing by the therapist or another practitioner is necessary before the therapist can maintain a patient's diagnosis। अच्छा, जो भी डिसीजन बनाए जाते हैं ना ड्यूरिंग द एवेलुएशन प्रोसेस, ठीक है, हम एवेलुएशन के दौरान हमने जो सा भी फ़ैसला किया उसमें कभी कभी हम देखते हैं कि हमें एडिशनल टेस्टिंग की ज़रूरत होती है। हमें ज़रूरत है जो थेरापिस्ट ने जो भी फ़ैसला किया अभी वो मज़ीद एडिशनल टेस्टिंग करे, ठीक है। और अनदर प्रैक्टिशनर, उसने कहा कि कोई फाइनल डायग्नोसिस हमने इंफॉर्मेशन ऑब्वियसली हमने काफ़ी इंफॉर्मेशन ली, हमने एग्जामिनेशन में इंफॉर्मेशन ली, हमने इवैल्यूएशन में ली। तो अब डायग्नोसिस बनाने से पहले उसने कहा कि आप फर्दर कभी कभी टेस्टिंग की ज़रूरत पड़ जाती है, आप एक दफ़ा फिर से चेक कर लो या फिर कोई और प्रैक्टिशनर चेक कर ले, फिर आप कोई डायग्नोसिस बनाओ। वो ये कह रहे हैं मतलब एहतियात से सारे काम होने चाहिए, फिर प्रोग्नोसिस बनाओ कोई फिज़िकल थेरेपी इंटरवेंशन के लिए। हाँ जी, ये हमने कुछ चीज़ें पढ़ ली, हमने इवैल्यूएशन भी कर ली। अब आ जाता है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस के अंदर इन्होंने हमें बताया कि 2 तरीके से हमने डायग्नोसिस को डिस्कस करना है, ठीक है। द टर्म डायग्नोसिस कैन बी यूज्ड इन द 2 वेज। इट रेफर्स टू आइदर अ प्रोसेस, मतलब डायग्नोस्टिक प्रोसेस भी हो सकता है और डायग्नोस्टिक कैटेगरी हो सकती है। 2 तरीके से हमने इसको देखना है। कैटेगरी को वो लेबल भी कह रहा है विद इन अ क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये देखें डायग्नोस्टिक प्रोसेस क्या है और जो डायग्नोस्टिक कैटेगरी है वो क्या होती है। फिर आगे से प्रोग्नोसिस आ जाएगा ये 2 स्लाइड्स के। अच्छा, डायग्नोस्टिक प्रोसेस क्या है। प्रोसेस के अंदर अब देख लें, उसने कहा है जी इज़ अ कम्प्लेक्स सीक्वेंस ऑफ द एक्शंस एंड द डिसीजंस दैट बिगिन विद कलेक्शन ऑफ द डाटा एग्जामिनेशन। मतलब डायग्नोस्टिक एक प्रोसेस होता है, हम एक दफ़ा ही किसी को देखते साथ डायग्नोज नहीं कर लेते जिसको ये प्रॉब्लम है, हम डाटा कलेक्ट करते हैं, हम एग्जामिन करते हैं, ये प्रोसेस होता है पूरा। हम एग्जामिन करेंगे, फिर हम एक वर्किंग हाइपोथेसिस बनाते हैं जो हम एनालाइज करके हम एक इवैल्यूएशन करते हैं, ठीक है। फिर जाकर हम इम्पेयरमेंट की बिना पर उसका डायग्नोसिस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने डाटा को कलेक्ट किया। इस प्रोसेस में ये था कि हमने उसको कलेक्ट किया, हमने एग्जामिनेशन कर ली,
फिर द एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द ऑल द, हमने ऊपर भी बात की थी कि एवेल्यूएशन में क्या होता है, हम एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं डाटा को जो हमने इकट्ठा किया होता है, लीडिंग टू द जनरेशन ऑफ द वर्किंग हाइपोथेसिस, एक हाइपोथेसिस बना लेते हैं। फिर थर्ड पे आकर ये पूरा मतलब उन्होंने हमें एक स्टेप बताया, फिर जाकर हम हम बनाते हैं एक डायग्नोसिस, ऑर्गेनाइजेशन के डाटा को ऑर्गेनाइज करेंगे, रिकॉग्निशन ऑफ द क्लस्टरिंग ऑफ द डाटा का मतलब क्या पैटर्न ऑफ फाइंडिंग्स था, हमें चीज़ें कैसे मिली, ठीक है, हम उनको रिकॉग्नाइज एक ऑर्गेनाइज कर लिया। दूसरा रिकॉग्निशन ऑफ क्लस्टरिंग ऑफ द डाटा, वो उसको हमने समझा। और फिर फॉर्मेशन ऑफ डायग्नोस्टिक हाइपोथेसिस, पहले हमने वर्किंग हाइपोथेसिस बनाया, अब हमने डायग्नोस्टिक हाइपोथेसिस बना दिया। एंड सब्सिक्वेंट क्लासिफिकेशन ऑफ द डाटा इनटू द कैटेगरीज, जो डाटा की मज़ीद कैटेगरीज बना ली हमने क्या इस इम्पेयरमेंट की बिना पर, ठीक है, इसको हमने इम्पेयरमेंट बेस्ड डायग्नोसिस कह दिया। अब होती है डायग्नोस्टिक कैटेगरी, हम कुछ चीज़ों को डायग्नोस करते हैं और उनको कैटेगरीज में डाल देते हैं कि इस कैटेगरी की प्रॉब्लम है, ठीक है। A diagnostic classification system developed by the physical therapist is used for delineating the knowledge base